देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर होता क्या है। देखो बच्चों, एक कंडक्टर है, उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह है और वो चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। अब ये स्टैटिक क्यों होता है थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लो, लेट अस टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉडी है, इसको हमने चार्ज दिया, तो स्टार्टिंग में जब चार्ज देते हो तो चार्ज अपने आप को रीअरेंज करता है, रीअरेंज करता है, थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हो जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आता है। जैसे मान लो कि कोई एक हॉल है, ऑडिटोरियम है या मूवी का थिएटर है, उसमें मूवी चालू होने वाली है तो पहले लोग रैंडमली मूव कर रहे होंगे, जैसे ही मूवी चालू हो जाती है लोग बैठ जाते हैं, स्टैटिक कंडीशन में स्टेबली बैठ जाते हैं। ठीक ऐसा ही है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, बस रट्टा वट्टा नहीं मारना बच्चों, बस देख लो काफ़ी है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जैसे मान लो एक शेल है, हमने स्फीयर, ये शेल की बात कर लो, हमने आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग शेल होता है, तो उसके ऊपर चार्ज होता है। अंदर का कोई पॉइंट लोगे तो वहां पर क्या होता है, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर सब डायरेक्शन में होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है हमारे पास, जीरो आती है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, खैर इसके बारे में हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास ये शेल है या स्फीयर है, जो भी है, इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे जब ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, तो आप एक चीज देखोगे कि इसका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बनता है ठीक 90 डिग्री बनता है। अब कई बार क्वेश्चन अराइज यहाँ होता है कि ऐसा कैसे, और ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं दोबारा से एक बार बच्चों को समझाता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे। जैसे मान लो बच्चों, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे मान लो एक यही बॉडी है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया। अब इस पे भी जो चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम नहीं होगी, ऐसे 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 रैंडम नहीं होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी इसकी वो ऐसी होंगी, परपेंडिकुलर। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं और होती क्यों है, आप ऐसे समझाइए इस चीज को। तो इसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो वो दूसरे वाले चार्ज को डिस्टर्ब करेगी। अब क्या मतलब है, जैसे मान लो बच्चे एक चार्ज रखा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सीधे जा रही है, इसकी इधर जा रही है, इसकी जा रही है, तो ये ऐसी होती है कि अगर इंक्लाइन नहीं होती। क्यों, इंक्लाइन होने से क्या नुकसान हो जाता। देखो बच्चों, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें चार्ज रेस्ट पे है, तभी तो इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज एट रेस्ट। स्टार्टिंग में जब एक बॉडी को चार्ज देते हैं तो रेस्ट पे नहीं होता है, हलचल होती है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो क्लास में चालू की, बच्चे आए तो अनस्टेबल है, बट जैसे बच्चे बैठ गए स्टैटिक कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर जब जाएंगे तो फिर अनस्टेबिलिटी होगी। तो जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उस टाइम चार्ज की मूवमेंट होती है, बट आमतौर पे जब बॉडी पे चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज रेस्ट पे रहता है, रैंडम मूवमेंट आमतौर पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये मान लो चार्ज है, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तो मान लो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होती, टेढ़ी मेढ़ी होती, ऐसी होती, ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, अगर ये टेढ़ी होती तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व मतलब इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट इसका यहां लग रहा है, एक कंपोनेंट यहां लग रहा है, तो जो बगल वाला कंपोनेंट है इधर, वो दूसरे चार्ज को छेड़ेगा, उसकी फील्ड क्या करेगी, दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब करेगी। और अब देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो क्लासरूम है, अब हम कहते हैं हर बच्चा अपनी पढ़ाई करे, हर बच्चा बोर्ड पे ध्यान दे, और मान लो ये बच्चा उसको ताक रहा है, वो उसको ताक रहा है, वो उसको झांक रहा है। ठीक है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो स्टैटिक कंडीशन क्या होने लग जाएगी, बिगड़ जाएगी। वो उसको कमेंट पास कर दे, वो उसको कमेंट पास कर दे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल सी हो जाएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन स्टेबल है। एक आइडियल क्लासरूम होता है जिसमें सारे बच्चे अपना फोकस बोर्ड पे रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते, आपस में नहीं रखते, एक दूसरे की आंख में देख रहा है, वो उसकी आंख में देख रहा है। ठीक है, तो वो आइडियल क्लास नहीं हुई, बच्चे समझे। तो आइडियल क्लास वो हुई जिसमें सबका ध्यान फोकस आगे होता है, बच्चे बैठे हैं, सबका फोकस बोर्ड पे, सब आगे देख रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ क्या है, ये एक किनारे को ताक रहा है, वो किसी और को ताक रहा है, ये स्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो उसको अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो इसको डिस्टर्ब करेगा, उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी और कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की नहीं रहेगी। इसलिए कंडीशन एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक रहती है, क्योंकि नेचर अपने में आइडियल होता है। बच्चे अपने आप में आइडियल हो ना हो, नेचर अपने आप में आइडियल रहता है। एक आइडियल क्लासरूम वो होता है जिसमें बच्चे बैठे हैं, क्लासरूम में आए, बोर्ड पे जब क्लास चालू हो तो बातचीत करें,
अनस्टेबल रहे, जब क्लास चालू हो जाए तो बच्चे स्टेबल हो जाए, सबका ध्यान किधर हो, बोर्ड पे हो, फोकस करें। तो ये कंडीशन सरवाइव नहीं करती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड हुई तो उसका दो रिजोल्यूशन करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजोल्यूशन करेंगे। जब इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, ये तो ठीक है, बट ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, बगल वाले चार्ज को धक्का देगा, क्या भाग यहां से, तो इससे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। ऐसे तो हर चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लग जाएगा, तो स्टेबल कंडीशन रहेगी नहीं। समझे बच्चे? तो हम भी, कोई बच्चा इसको झांकेगा तो हम कहेंगे इधर देखो भाई, बोर्ड पे देखो। तो इसलिए सबका फोकस इधर होता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। समझे? इसमें बच्चे एक्चुअली क्या, देखो सच्ची, तो हमारा कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ लॉजिक बनाए हैं, तो आप इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस आप देखो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे के सारे, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ बच्चे, कोई लॉजिक खास इधर, लॉजिक सिर्फ इतना है, लॉजिक इतना है, नेचर में एक चीज ये होती है कि स्टेबल है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। ऑब्वियसली बात है यार, वो स्टेबल है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब रहेगा तो हर मूवमेंट चलती रहेगी, और ऐसा हो नहीं सकता यहां पर, ठीक है? दूसरी बात ये, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, कि आपको पहले बताया था कि एक कंडक्टर है, एक, हम दोबारा ड्रॉ कर देंगे बच्चे, एक कंडक्टर है हमारे पास, इसको अगर हम चार्ज देते, कहीं सारा चार्ज एक जगह दे दिया, तो ये सारा चार्ज क्या इकट्ठा एक ही जगह रहेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारा चार्ज क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई, दूर चले जाएगा सर, बहुत दूर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कि आपस में रिपल्शन के चक्कर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा चार्ज किधर आ जाएगा, अपने आप को अपोज करने के चक्कर में मैक्सिमम सेपरेशन बना लेगा, और सारा चार्ज कहां पर, सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है बच्चों? इधर देखो बच्चे, इधर डिस्कशन नहीं बच्चे, इधर देखो, मेरे को कंप्लीट करने दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एट इट्स सरफेस। हमने आपको पहले भी बता रखा था बच्चों, स्फीयर का केस बताया था, और बताया था कि स्फीयर के अंदर जितना पोटेंशियल होता है सरफेस पे सेम पोटेंशियल होता है, थ्रू आउट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाला पॉइंट तो हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट तो मैं पहले भी आपको काफी हद तक डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में कोई बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट हम आपको बता देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना बाद में। अगर मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ कैविटी है, मतलब इसको और क्या कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो एक शेल है, थिक शेल, थिक शेल मतलब कि शेल विथ कैविटी या स्फीयर विथ कैविटी, इसके अंदर कोई चीज रखी हुई है। अब एक्चुअली खास बात ये होती है कि एक स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर या शेल हो, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी तो कुछ खास बात ऐसी होती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाती है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको समझाइए, अभी बच्चे थोड़ी देर में समझाएंगे इसको कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर या कोई कैविटी हो, कंडक्टर के अंदर कोई चीज हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस फिनोमेना को। एक्चुअली क्या होता है, कोई एक कंडक्टर हो, पूरा कंडक्टर हो या कंडक्टर विद कैविटी हो, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक, बस इधर देखो बच्चे, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर कोई एक कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसका किस तरीके से बिहेवियर होगा, आज हम ये देखने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, फिर डाउट होगा तो आप पूछना। तो देखो बच्चों, मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी है हमारे पास, ये कंडक्टिंग बॉडी कोई सी भी शेप हो सकती है, ऐसी कैसी कैसी भी हो सकती है। अगर ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये बॉडी प्लेस्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर प्लेस्ड है। क्या प्लेस्ड है बच्चों? कंडक्टर। अब बात यह है, क्या ये फील्ड इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, क्या होगा, ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी सोर्स से प्रोड्यूस की गई होगी, मतलब कुछ रखा गया होगा, तभी कोई चार्ज रखा गया होगा
तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हम जानते हैं चार्ज होता है तो चार्ज कैसे फील्ड होती है। तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे शीट रखी हुई है हमने, इस पे चार्ज है बहुत सारा, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। खैर हम शीट को जरूरी नहीं है ड्रॉ करके दिखाएं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट मान लो एक शीट रखी हुई है, इस शीट की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख रहे हो बच्चों, ये शीट है और इसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें अगर हम मान लो एक कंडक्टर को ला के रख दें, अगर मान लो इसके अंदर हम एक कंडक्टर को ला के रख दें, तो कंडक्टर का कैसा बिहेवियर होगा, क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, ये हमें स्टडी करना है। तो देखो बच्चों, इधर देखो प्रिंस, क्या कहानी होती है आगे की। आगे की कहानी ये होती है कि देखो बच्चों, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर्स मेनली देखा जाए तो मेटल्स होते हैं मेनली, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। अब एक खास बात है बच्चों, जब हमने 12th क्लास की स्टार्टिंग की थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई बच्चा बताएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट? आप में से कोई बच्चा बताएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बोलो भाई बोलो। सुजल बता सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अरमान बता सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अनन्या, प्रिंस, यार वो तो हमें भी पता है, फ्री मतलब खाली, जो बंदा खाली हुआ वो फ्री हुआ। हरी बताओ। देखो बच्चों, जब हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का करिकुलम, तो हमने ये बताया था कि अगर एक पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस साइड क्या होते हैं, आमतौर पे मेटल्स होते हैं, हमने देखा होगा। और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आमतौर पर। आप देखो, अगर आप किसी बात करो, आयरन की बात करो, कॉपर की बात करो, आयरन की बात करो, कॉपर की बात करो, कितने होते हैं? 2 या 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई एक मेटल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं, और तो और उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होता है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि इधर से इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। इसका मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना आसान होता है, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी गर्मी मिल जाती है, हीट मिल जाती है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके फिर किधर घूमते हैं? फिर बाहर आके किधर घूमते हैं? मेटल के अंदर घूमते हैं। जो मेटल का पूरा शीट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब तक ये वैलेंस शेल में है तब तक इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे ये बाहर आके घूमने लग जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझे या नहीं समझे? ये ध्यान रखना बच्चों, जब मैं 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको तो बार बार एक टर्म डिस्कस करूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और इवन क्या एंड तक भी आपको बार बार एक टर्म डिस्कस की जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बाहर आ जाते हैं? उनको सफिशिएंटली हीट मिल जाती है और हीट से वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। समझे नहीं समझे? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? एलोरिका, अनन्या भाई बोलो, कोई जवाब दो, रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल की चीज है, जैसे मान लो कोई भी एक मेटल की चीज है मेरे पास, जैसे अंगूठी है, तो इसके अंदर मेटल है, तो इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? इधर उधर रैंडमली घूम रहे होंगे। मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? फ्री होते आते हैं। अब फ्री हो जाते हैं तो क्या करेंगे? तफरी मारेंगे। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसका एग्जाम खत्म हो गया, तो ये घर पे पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, ये इधर कभी घूम रहा होगा, कभी उधर घूम रहा होगा, कभी इधर घूम रहा होगा, घूमते फिरते मिलेंगे बच्चे। तो जब बच्चे जैसे एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो बच्चे फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, कभी मॉल घूम रहे होते हैं, कभी किधर घूम रहे होते हैं, कभी मोमो खा रहे होते हैं। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इधर उधर रैंडमली इधर उधर घूम रहे होते हैं, फ्रीली इधर उधर घूम रहे होते हैं।
अब फ्रीली इधर उधर घूम रहे होते हैं तो क्या होता है, जब फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो किधर इकट्ठे हो जाएंगे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, क्या आप यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जाके, क्या ऐसा हो सकता है इकट्ठे हो जाए, और होंगे तो किधर होंगे। देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होंगे पहले तो रैंडमली घूम रहे होते हैं। रैंडमली मतलब जैसे मान लो कोई एक मेटल है, मेटल की बॉडी है, तो इधर उधर घूम रहे होते हैं रैंडमली, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। जैसे मान लो अब बच्चों की एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो बच्चे छुट्टी उट्टी मना रहे होते हैं, ये बच्चा कहीं जाएगा, ये कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा। बट मान लो कोई स्पेशल इवेंट है, जैसे मान लो न्यू ईयर है या फिर क्रिसमस है, तो कई बच्चे चर्च में पाए जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या है कि स्पेशल इवेंट है। कैसे स्पेशल इवेंट है, इलेक्ट्रॉन वैसे इधर उधर रैंडमली घूम रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बट अब नहीं घूम रहे होंगे, अब वो एक जगह मिलेंगे। और वो किधर मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, इस साइड क्यों इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि इधर क्या है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, क्योंकि उनको अट्रैक्शन क्योंकि उनको अट्रैक्शन फील हो रहा होगा। देखो देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो देखो पॉजिटिव चार्ज, तो उसको देख के वो अपनी जगह से इधर ही चिपक जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएंगे। समझे बच्चे। तो अब अगर सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस साइड पे। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक साइड एक तरीके से पॉजिटिव सी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई किधर जा रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है, बट सारे इकट्ठे नहीं होते कहीं पे भी। अब सारे इकट्ठे हो गए, मोस्टली सारे तो नहीं, मतलब मोस्टली सब इकट्ठे हो गए, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा नहीं होता, ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से खुद बन गया है। इलेक्ट्रॉन जब हट गया, क्योंकि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कैटायन बन जाता है, पता है ना बच्चों आप लोगों को। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, एक तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड अंदर डेवलप हो जाती है। अंदर कैसे डेवलप होती है, देखो बच्चों हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, उसकी वजह से एक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने खुद क्रिएट कर दी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने क्रिएट कर दी। अब अगर देखा जाए बाहर की और इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करें तो ऐसा साइंस में देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि दोनों बराबर होती हैं और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होती हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होती हैं। और अगर वेक्टोरिकली देखा जाए तो क्या लिखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, अगर वेक्टोरिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब कोई बच्चा बताएगा मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, इसमें माइनस क्यों लगाया, इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगाई हमने। तो अगर बाहर जितनी फील्ड है अंदर अपोजिट फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, अंदर ओवरऑल फील्ड कैंसिल हो जाती है। अब अंदर ओवरऑल फील्ड कैसे है, देखो बाहर का भी इंफ्लुएंस है और अंदर का अपना भी क्रिएटेड है। तो अगर ये बाहर की और अंदर की टक्कर हो गई और नेट देखा जाए तो नेट एक दूसरे में कैंसिलेशन हो गया, तो उस वजह से इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां तक बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब बताओ बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि अब हम जैसे ही बताते हैं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इधर देखो बच्चे, बस हरी, इधर देखो, अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। अब हम थोड़ा सा ना और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो बच्चे क्या डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं, हम बताते हैं। एक्चुअली लाइटनिंग क्या होता है, जब बिजली खड़कती है लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग क्यों होती है, क्या क्या कारण होते हैं, सारा चीज हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है कि जब बादल पे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया बहुत सारा, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ होगा। चलो ये मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोग सोचना घर पे कि ऐसा क्यों है कि एक बादल पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इसका कारण आपको बताना होगा। जैसे मान लो एक बादल है, इस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो हाँ नहीं, इधर देखो बच्चे, मान लो एक बादल है, उस पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है अपने में, क्योंकि मैंने कहा था कभी भी न्यूट्रल बॉडी स्टेबल होती है, चार्ज बॉडी कभी भी स्टेबल नहीं होती, वो हमेशा चाहती है कि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए।
हर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, पॉजिटिव चार्ज किसको ढूंढता है? नेगेटिव चार्ज को ढूंढता है। समझ में आया बच्चे? अभी समझाएंगे, रुक जाओ बच्चे, इधर देखो। तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये भाई जमीन पे आएगा, अब ये कहीं नहीं जा सकता तो ये जमीन पे दौड़ेगा सारा नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली एक तरीके से चार्ज नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी नहीं, अभी कोई डिस्कशन नहीं बच्चे, रुक जाओ। हाँ देखो बच्चे, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज बादल से जमीन पर आ रहा है, एयर जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होती है, एयर जो होती है नॉन कंडक्टिंग मीडियम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एयर के थ्रू चार्ज हवा में ट्रेवल करता है। देखो बच्चों, जो लाइटनिंग होती है उसमें एयर के थ्रू चार्ज ट्रेवल करता है, और तो और जो स्पार्क होता है, स्पार्क देखा होगा आपने, स्पार्क होता है, उसमें भी एयर के थ्रू चार्ज का मोशन हो रहा होता है। अब जिसको जेन्युइनली पता है वो बताना, तो तुक्के मत लगाना, ये बताना क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एयर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अगर एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो हमने सॉकेट ऑन किया, हम दूर से खड़े होते और सॉकेट से करंट उड़ के हम पे आ जाता। समझे? सर्किट ऑन कर दिया हमने, सॉकेट ऑन किया, स्विच ऑन कर दिया सॉकेट का, जब तक आप उंगली नहीं डालोगे ना तब तक आपको करंट नहीं लगेगा। पता है ना बच्चों? उंगली डालोगे तो हो जाएगा, करंट लग जाएगा, बट आप बाहर हो सॉकेट से, आपका हाथ दूर है तो करंट नहीं लगता है। बट मुझे ये बताओ कि एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि एयर जो होता है वो कंडक्टिंग बॉडी नहीं होता, मेटलिक नहीं है, नॉन मेटलिक है एक तरीके से, तो बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। तो एयर कंडक्शन कैसे कर पाता है? क्योंकि बेसिकली लाइटनिंग जो प्रोसेस है, लाइटनिंग प्रोसेस में देखा जाए तो चार्ज का मूवमेंट होता है बादल से जमीन पर। चार्ज कहां से आता है? यहां से जम करता है, तो करंट फ्लो कर रहा है। लाइटनिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज फ्लो ऑफ करंट। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? यहां से यहां फ्लो कर रहा है, या स्पार्क में। बट एक्चुअली क्या है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू करंट फ्लो कर सके? कैसा पॉसिबल हो सकता है? क्या आपको लगता है होता होगा? आज तक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी से करंट नहीं फ्लो करता, कंडक्टर के थ्रू करता है। रबड़ की चप्पल पहन लो, सेफ रहोगे, सर्किट नहीं बनेगा, ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। वुड से अगर कोई करंट वरंट है तो लकड़ी की डंडे से छुओ, करंट नहीं लगेगा। बट एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों, ये सब चीजें हम जानते हैं, बट ये जो खेल होता है इसमें वोल्ट का खेल होता है। वोल्ट, घरों में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट होती है, ठीक ठाक है, ये भी कम नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है, जब जब वोल्टेज हाई होती जाती है तब तब ऐसा भी हो जाता है कि नॉन कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा गेम वोल्टेज का है। जब हमने आपको वोल्टेज पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ज्यादा वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दी जा रही है, अगर कम वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती खास, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग मीडियम तलाशता है। कंडक्टिंग मीडियम में रास्ते आसान होते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, इतना मेहनती नहीं है, तो आसान रास्ता अपनाएगा कि भाई मेरे से यही हो पाएगा, मैं यही कर पाऊंगा। बट एक लड़का मेहनती है तो वो कठिन से कठिन रास्ता पार कर सकता है, क्योंकि उसके पास वोल्टेज बहुत हाई है, हाई वोल्टेज का बंदा है वो। अब एक्चुअली ऐसा ही होता है कि अगर वोल्टेज बहुत हाई होती है, हाई वोल्टेज होती है, तो उस चार्ज को बहुत एनर्जी मिलती है। इतनी एनर्जी ले के चार्ज के अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है, वो कहता है कुछ भी हो जाए, कंडक्टर मिले या इंसुलेटर, मैं दोनों के थ्रू चला जाऊंगा। तो इसका मतलब ये कि इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है अगर जो मीडियम से चार्ज जा रहा हो वो काफी ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा हो, उसको वोल्टेज काफी ज्यादा दी गई हो, मतलब एनर्जी काफी ज्यादा प्रोवाइड की गई हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कि भले ही आप लकड़ी की छड़ी भी ले लो या कुछ भी ले लो, अगर बच्चे हाई वोल्टेज से पंगे लोगे तो करंट तो लगेगा ही लगेगा। समझे बच्चे? हाई वोल्टेज से कभी, हाई वोल्टेज के लोगों से, समझे बच्चे, हाई वोल्टेज के लोगों से कभी पंगे मत लेना, या हाई वोल्टेज से कभी पंगे मत लेना, चाहे कुछ भी कर लो करंट तो लगेगा ही लगेगा। समझे बच्चे? देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर पे भी हाई वोल्टेज लिखा रहता है और उसके आसपास भी लिखा रहता है कि आप लोग दूर हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में के आसपास भी ऐसा हो सकता है कि करंट हवा में फ्लो कर सके। और जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, जैसे मेट्रो की केबल्स होती हैं या रेलवे की केबल होती है, उस पर भी ऐसे ही कुछ असर होता है। अब रही बात ये कि एक्चुअली क्या है कि किसी को भी शॉक या शॉक क्यों लगता है और क्यों डेथ हो जाती है, इसका भी कुछ कारण है। जब बंदा वायर को छूता है, जब मैं पूरा कर लूँ तो पूछना बच्चों आगे, अभी मुझे रोकना नहीं कल, ठीक है? इधर देखो बच्चे, ये बंदा है, इसने हाई टेंशन वायर छू ली, अब ये जमीन के कांटेक्ट में है।
अब जमीन के कांटेक्ट में तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सारा खेल फ्लो ऑफ चार्ज का होता है। तो अगर इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है और वो हमारे हाथ से पैरों के थ्रू जाएगा तो बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज होने की वजह से, क्योंकि आपको जहाँ हमें पढ़ा है V क्या होता है, IR होता है, हाई वोल्टेज की वजह से हाई करंट फ्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बायोलॉजिकली हम पे इम्पैक्ट होता है, सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारे सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बाकी देखो बच्चे बायोलॉजी में पढ़ना हो, ब्रेक डाउन का मतलब ये बच्चे रैप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं सेल, जिंदा ही नहीं बचते सेल। अब सेल ही नहीं बचेंगे तो हम कैसे बचेंगे, और सेल ही अगर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो बेसिकली इंसान मर जाता है। बट अब रही बात ये कि अगर हमें अर्थिंग ना मिले, मतलब हम जमीन के कांटेक्ट में ना हो, तो क्या हम सेफ हो सकते हैं? काफी हद तक हाँ बच्चों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब कभी लूप कंप्लीट होता है तभी सर्किट में करंट फ्लो करता है। अगर लूप इनकम्प्लीट है तो रेयर चांसेस हैं कि करंट फ्लो करेगा, बट एक्चुअली नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप बच सको, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो फिर भी कैसे ना कैसे हो सकता है, वो आपको एक लूप का पार्ट बना लेगा। जैसे कि एज एन एग्जांपल, जैसे मान लो एक बंदा है, जमीन नीचे है, यहाँ इधर रुको तो सही बच्चे, जमीन नीचे है यहाँ पर। अब हो सकता है कि करंट इलेक्ट्रॉन आधा रास्ता यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे, फिर आपके पैरों से जमीन में जंप कर जाए, तो वो फिर भी आपको सर्किट का पार्ट बना लेगी। और नीचे का जमीन ना हो तो काफी चांसेस ऐसे हो सकते हैं। इधर रुक जाओ बच्चे, इधर देखो, काफी चांसेस ऐसे हैं कि अगर पूरा सर्किट कंप्लीट ना हो तो आपको करंट ना लगे। तो जो चिड़िया वगैरह बैठी रहती हैं हाई टेंशन वायर्स पे, उनको करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके केसेस में सर्किट कंप्लीट नहीं होता, और अगर कभी सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे केस में चिड़ियाओं को भी करंट लगता है और चिड़िया भी मर जाती है। देखो जो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि बिजली गिरती है, लोग मर जाते हैं, तो टावर्स जहां पे, जो एरिया ऐसे होते हैं जहां पर ज्यादातर बिजली गिरती है, तो उनकी बिल्डिंग्स पे मेटल की रॉड लगाई हुई होती है और वो उसको जमीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि एक्चुअली क्या बिजली गिरे, और प्रेफर ये करे कि बिजली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे तो उनको दिख जाएगा, देखो कंडक्टिंग बॉडी है, वो यहाँ से जमीन में चले जाएंगे।